हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज आ गए हैं हम लेकर के आपके लिए गंगा की कहानी के अभ्यास प्रश्न और उत्तर। ये करने वाले हैं हम इसी लय में। किस लय में? हमने पिछले लय में क्या देखा था, पिछले वीडियो में क्या देखा था? हमने देखी थी गंगा की कहानी। गंगा की कहानी की हमने व्याख्या देख ली है। कक्षा 5 का आखिरी चैप्टर है ये। इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया है, पाठ अच्छी तरीके से समझ लिया है और आज हम करने जा रहे हैं इसके अभ्यास प्रश्न और उत्तर। हमारे पास कई सारे इसमें फन एक्टिविटीज़ हैं जो करने के बाद आपके लिए हो जाएगा प्रश्नों को हल करना बहुत ज़्यादा आसान। प्रश्न प्रश्न की तरह नहीं बल्कि एक एक्टिविटी की तरह है जिसको करने में आने वाला है बहुत सारा मज़ा। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये है हमारा आखिरी वीडियो, आखिरी चैप्टर। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों को हल करना। तो पहला सेगमेंट है हमारा बातचीत के लिए। तो बातचीत के लिए में सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और इसमें दिखाए गए पानी के स्रोतों का नाम बताइए। अब क्या है कि आपके पास ये चित्र दिए गए हैं आपकी किताब में, आपकी पाठ्य पुस्तक में। आपको क्या करना है, इनकी पहचान करना है और इनके नाम लिखना है। तो पहली तस्वीर हमारी किस चीज़ की है? यह है एक नदी। दूसरी तस्वीर हमारी किस चीज़ की है? ये है झरना। ये जब झरना ऊपर से गिरता है, कोई किसी भी नदी का जो बहाव होता है वो किसी पहाड़ से जब नीचे की ओर गिरता है तब उसको कहते हैं क्या? झरना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब क्या है हमारे पास। ये तस्वीर आपको किस चीज़ की है? ये है ग्लेशियर। जब ग्लेशियर किस चीज़ को बोलते हैं? जब बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और उसमें हल्का हल्का पानी रिसता है, मतलब जब जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ है वो पिघलती है, तब उसको क्या कहते हैं? हम ग्लेशियर कहते हैं। अगला क्या है हमारा? ये तो सबसे ज़्यादा इजी है, ये है हमारा कुआं। आपने कई जगहों पे देखा भी होगा। अगला है हमारा हैंडपंप या फिर चापाकल। हैंडपंप को हम हिंदी में क्या कहते हैं? चापाकल। हिंदी, शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो वो चापाकल होता है, बाकी हम उसको हैंडपंप के नाम से भी जानते हैं। अगला क्या है हमारा? ये है तालाब। तालाब छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। जब भी कोई किसी भी लैंड में बीच में, कोई भी ज़मीन में बीच में बहुत सारी जगह या गड्ढा खोद दिया जाए और उसके अंदर पानी भर जाए, या फिर नेचुरली भी अगर ये चीज़ हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको तालाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 हमसे क्या पूछता है? आपके निवास स्थान के आसपास कौन सी नदी है, नदियाँ बहती हैं? कौन कौन सी नदियाँ हैं या कौन कौन से सरोवर हैं, ये आपको लिखना है। आपके घर के आसपास या आप जहाँ रहते हैं उसके कुछ दूरी पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, ये आपको लिखना है। तो अपने शिक्षक या अभिभावक से अपने राज्य शहर में बहने वाली नदियों के नाम लिख सकते हैं। आप जिस राज्य में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं, अपने टीचर्स या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प ले करके, उनसे पूछ करके आप उन नदियों के नाम भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के साथ। तीसरा प्रश्न हमसे पूछता है, आपके घर में पानी कहाँ से आता है? अब आपके घर में पानी कहाँ से आता है ये लिखिएगा। जैसे हमारे घर में पानी जल बोर्ड की सप्लाई से आता है, जो नदियों, झीलों या ट्यूबवेल से पानी लेता है। यह पानी फिर हमारे घर में पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। आप नदियों के जल को प्रदूषित होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। अब हमने गंगा की कहानी में पढ़ा कि किस प्रकार से जो जल है, नदियों का जल है, तालाबों का जो जल है, पानी है, वो दूषित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग उसमें कचरा फेंक रहे हैं, नालियों का पानी उसमें जा रहा है, फैक्ट्रीज़ का गंदा पानी उसमें पहुंच रहा है। लोग वहाँ पे क्या करते हैं? लोग साबुन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे नहाते धोते। तो इस वजह से पानी गंदा हो जाता है, उसके अंदर गंदगी डालते हैं, पोल्यूशन की वजह से पानी गंदा होता है। तो आपको क्या लिखना है कि आप किस प्रकार से इस चीज़ को होने से रोक सकते हैं। जैसे कि उत्तर हम लिख सकते हैं,
नदियों को निम्नलिखित तरीके से प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। जैसे पूजा के बाद फूल, कपड़े या मूर्तियां नदी में नहीं बहाना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, उन्हें खास जगह पर रखना चाहिए। आप नदियों का पानी इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप उसके अंदर ही डायरेक्टली ना डाल दें, क्योंकि कई सारे केमिकल्स होते हैं, रंग होते हैं, आपके कपड़ों का जो मैल होता है, साबुन होता है, ये सारा सब कुछ बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इन्हीं नदियों का, इन्हीं जलाशयों का पानी आपके घर भी आता है। तो आप सोचिए आप किस प्रकार का पानी पीते हैं, कंज्यूम करते हैं या फिर डेली यूज़ में लेके आते हैं। उन्हें खास जगह पर रखना। जो आप मूर्तियाँ बहाते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि एक बड़ा सा कोई जगह बना लें, उसके अंदर पानी भरें और उसके अंदर फिर मूर्तियों का विसर्जन करें। फैक्ट्रियों का गंदा पानी व कचरा नदियों में नहीं बहाना चाहिए। फैक्ट्रियों का सबसे बड़ा जो एक कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, सबसे बड़ा फैक्ट्रियों का है, क्योंकि एक ये बुरी तरीके से है आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर फैक्ट्रीज़ का गंदा वेस्ट आप सीधे नदियों में डालेंगे तो पानी कितना ज़्यादा गंदा होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कहीं किसी तरीके से अगर गंदा हो रहा है नदियों का पानी या जलाशयों का पानी, तो वो हो रहा है फैक्ट्रीज़ के वेस्ट की वजह से। अब अगला क्या लिख सकते हैं हम? लोगों को नदियों की साफ सफाई के लिए जागरूक करके। लोगों को हम क्या कर सकते हैं? अपने साथी लोगों को या फिर बड़ों को, छोटों को हम क्या कह सकते हैं? आप जागरूक होइए, आप जानिए इस बात को कि ये बात कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, कि हमें पहली बात पानी का संरक्षण करना है, उसके बाद उसे साफ सुथरा रखना है। ये दोनों चीज़ें ही आप लोगों में बता सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम पाठ से कुछ प्रश्नों को लेकर के। अब हमारे पास हमेशा की तरह कुछ ऑप्शंस रहेंगे। आपको क्या करना है? सही विकल्प के सामने पानी की बूंद बनानी है। तो पहला जो देखिए, इसमें एक विकल्प से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं विकल्प, चिंता मत कीजिएगा। आप 1 से 2 या फिर 2 से 3 भी विकल्प सही हो सकते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। इस वाक्य में मेरा शब्द किसके लिए आया है? गोमुख के लिए, गंगा नदी के लिए, पर्वत के लिए, नगर के लिए। तो यहाँ पे हम कौन अपनी कहानी बता रहा है? गंगा अपनी कहानी बता रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? गंगा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया है। यहाँ किस ओर ध्यान जाने की बात कही जा रही है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। गंगा में प्रदूषण की ओर, गंगा में चमकीले रंग की ओर, गंगा जल की पवित्रता की ओर, या गंगा की धाराओं की ओर। तो यहाँ पे जो उत्तर है वो प्रदूषण की तरफ जा रहा है। तो गंगा में प्रदूषण की ओर। हमने जैसा कि पाठ में पढ़ा था कि पहले वो उदास थे कि किस प्रकार से लोग उसके पानी को गंदा करते हैं, उसके बाद उनको इस बात की खुशी भी हुई कि अब धीरे धीरे करके लोग जागरूक हो रहे हैं और प्रदूषण को होने से बचा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? मतलब वाटर पोल्यूशन जो है, आपने अपने एसएसटी में, एनवायरनमेंट के किताबों में पढ़ा होगा कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, किस वजह से होता है। इस पार्ट में भी हमने पढ़ा कि जल प्रदूषण किन किन वजहों से होता है। तो हमको क्या करना है? मार्क करना है। क्या करना है? हमें बनानी है पानी की बूंद, जो भी सही ऑप्शन होगा। तो पहला है कारखानों और नगरों द्वारा नदियों में डाले जाने वाले अपशिष्ट, कारखानों से, धुएं से, नदी तथा तालाब में स्नान करने से, तेज आवाज़ में भोंपू बजाने से। तो हमारा सबसे पहला तो पहला ऑप्शन होगा सही, दूसरा कारखानों के धुएं से, और तीसरा है 2, ये हो जाएंगे तथा ये हो जाएंगे हमारे उत्तर। तो हम इस प्रकार से हमने इनको कर लिया है मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस वाक्य में संगम शब्द का भाव क्या है? हमने जाना था कि संगम का अर्थ होता है मिल जाना, किन्हीं दो चीज़ों का एक दूसरे के साथ मिल जाना, इसको हम कहते हैं संगम। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? भाव पूछा गया है। तो उसका भाव क्या है? एक से अधिक नदियों का आपस में मिलना,
विपरीत दिशा की ओर बहना, दो धाराओं में बट जाना, दो धाराओं को मिलकर बहना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा एक से अधिक नदियों का आपस में मिलना, पहला, क्योंकि दो नदियां जो हैं आपस में मिल रही हैं। ये यहाँ पे गलत लग गया है, यहाँ पे दो धाराओं का मिलकर बहना, मतलब जो दो धाराएं कहीं अलग अलग डायरेक्शन से आ रही थी, जैसे कि एक जगह से ये आ रही थी और एक जगह से ये आ रही थी, और फिर अब इनकी धाराएं जो हैं वो मिल गई हैं, तो ये हो जाता है संगम। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ दो हो, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती है, मतलब एक से अधिक होना ज़रूरी है। चलिए बच्चों, इसका 4th ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और लंबे आंसर्स लिखने हैं, ऑप्शंस नहीं हैं। अब आपको क्या करना है, आपको उत्तर अपने पेन या पेंसिल से अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, गंगा नदी के किनारे बसे कुछ नगरों के नाम लिखिए। आपको पाठ में दिए गए थे कौन कौन से नगर, कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब हमें उनको क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि उत्तर है हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, कोलकाता आदि नगर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, सबसे आसान। चलिए, गंगा के तट पर बसे औद्योगिक नगरों से गंगा को क्या हानि हुई? अब आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा के तट पर, मतलब उसके किनारों पर बसे हुए जो औद्योगिक नगर हैं, जो फैक्ट्री वाले नगर हैं, जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन का काम होता है, बहुत सारा कुछ भी नई चीज़ों का बनने का, फैक्ट्रीज़ का काम, फैक्ट्री जली हुई हैं, चीज़ें बन रही होती हैं, उससे गंगा नदी को क्या नुकसान था? अभी हमने पहले जाना था, अब हम उत्तर लिख लेते हैं। गंगा के तट पर बसे औद्योगिक नगरों से गंगा प्रदूषित हो गई है, क्योंकि कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी गंगा नदी में ही डाला जाता है। इसके कारण गंगा का चमकीला रंग मटमैला हो गया है। हमें इस प्रकार से इस उत्तर को लिखना है और समझना है कि वाकई यहाँ पे जो बात हो रही है वो प्रदूषण की बात हो रही है। वो प्रदूषण क्यों हो रहा है वो भी लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न कहता है, कुंभ का मेला कब कब और कहाँ कहाँ लगता है? आपको पाठ में भी इसका वर्णन किया था। अब हम लिख देते हैं, कुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उज्जैन और नासिक में भी हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। आपने कई बार सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो आज हम यहाँ जान लेते हैं। हमने पाठ में भी पढ़ा कि हरिद्वार और ऋषिकेश, हरिद्वार में हमारी बात हुई थी कि हरिद्वार में कुंभ मेला हर 12 वर्ष में लगता है, फिर प्रयागराज में लगता है। ये 2 स्थलों का नाम दिया गया है आपके पाठ में। इसके अतिरिक्त उज्जैन और नासिक में भी कुंभ के मेले लगते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, YouTube के माध्यम से या तो फिर इंटरनेट के माध्यम से आप जानकारी जुटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न हमसे कहता है, गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुँचते पहुँचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। अब ये हमारे पास दे दिया गया है आपके पाठ से उठाकर कुछ पंक्तियाँ, ठीक है। अब उपयुक्त वाक्य से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको क्या करना है, इसी वाक्यांश से, इसी वाक्य से संबंधित आपको कुछ पूछे जाएंगे प्रश्न, आपको करना है उनके उत्तर देने हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर चांदी जैसे चमकीले रूप से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत वाक्य में चांदी जैसे चमकीले रूप से तात्पर्य गंगा के साफ पानी से है। स्वच्छ गंगा का रंग चांदी के समान सफ़ेद व चमकदार होता है, क्योंकि जब
गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, गौमुख से निकलती है, तो उसका पानी एकदम स्वच्छ, एकदम चमकीला, उसमें कोई प्रदूषण नहीं, उसका एकदम ट्रांसपेरेंट कलर रहता है, उसमें कोई रंग और नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो पानी जो है चमकता है, कोई प्रदूषण नहीं। आप कभी देखिएगा, अभी कांच के ग्लास में पानी पीते हैं तो आप उसमें पानी डाल के देखिएगा, उसका कोई रंग नहीं होता, पानी का कोई रंग नहीं होता। आप उसके ऊपर जो रंग डाल दे, जो रोशनी डाल दे, तो वो चमकने लगता है। उसी प्रकार से जो गंगा का पानी है, चांदी जैसा चमकीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी वो पानी इतना साफ होता है, इतना साफ होता है कि उसके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो और चंदा जैसा चमकता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा इसी संबंधित क्या है? काशी पहुंचते पहुंचते गंगा का चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। इसे क्या समझते हैं हम? काशी पहुंचते पहुंचते गंगा नदी के रास्ते में अनेक औद्योगिक नगर आते हैं, कारखानों का गंदा पानी गंगा नदी में बहाया जाता है, जिसके कारण उसका चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे औद्योगिक नगर उसके रास्ते में आते हैं और उसकी फैक्ट्रीज का जो पानी है, गंदा पानी है, उसमें मिल जाता है। लोग कई सारे विसर्जन करते हैं, उसमें पूजा पाठ का सामान भी फेंक देते हैं। तो इस वजह से जो है उसका साफ रंग जो होता है वह मटमैला हो जाता है। मटमैला मतलब मिट्टी गंदगी से मैला हो जाता है, मैल मतलब गंदगी। चलिए आगे पूछते हैं आपसे कुछ प्रश्न। वो हैं, पाठ के आधार पर सही कथन के आगे राइट का और गलत के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। तो आपको क्या करना है? आपको ये वाक्य पढ़ने हैं और सही गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला है हमारा, गंगा के किनारे कई तीर्थ स्थान हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये सही बात है। गंगा का जन्म अरावली की गोद में हुआ था। मुझे तो नहीं लगता। गंगा का जन्म तो गौमुख में हुआ है, गंगोत्री में हुआ है, तो इसका उत्तर ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। कारखानों का गंदा पानी गंगा के जल को दूषित कर रहा है। बिल्कुल, ये बात तो सच है। गंगा का एक नाम भागीरथ भी है। हाँ, ये बात भी सच है। पश्चिम बंगाल में गंगा को तीन धाराएं हो जाती हैं। नहीं, 3 धाराएं नहीं होती हैं, इसकी 2 धाराएं हो जाती हैं। एक हुगली नदी के नाम से जाना जाता है जो कलकत्ता में बहती है, और दूसरी जो धारा है वो बांग्लादेश में चली जाती है, तो इसका दूसरा नाम हो जाता है। तो चलिए, ये हो जाते हैं हमारे ये प्रश्न हल, और हम करेंगे अगला प्रश्न हल। ये है, हमें क्या करना है? मिलान करना है। हमें मिलान करना है, स्तंभ का स्तंभ का से मिलान करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं, गंगा का उद्भव कहाँ से हुआ था? गौमुख से हुआ था, ये आपको दिया गया है। अब देवप्रयाग का क्या है? देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथ, 2 जो नदियां हैं गंगा के नाम, गंगा ही है। एक अलकनंदा है और एक है भागीरथ, और ये जब दोनों मिलती हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब मिलती हैं, इनका जो संगम बनता है वो फिर कहलाती है गंगा। तो अलकनंदा और भागीरथ से मिलकर बनती है गंगा। अब कहाँ बनती है? देवप्रयाग में। चलिए, इसके अलावा औद्योगिक नगर कौन सा है? ये है कानपुर। औद्योगिक नगर एक जो हमें पाठ में बताया गया है वो है कानपुर। बांग्लादेश में पद्मा नदी, पद्मा नाम हो जाता है हमारी गंगा का। फिर तीर्थ स्थल कौन सा है? वाराणसी। वाराणसी जो है एक तीर्थ स्थल है। तो चलिए, ये भी कर लिया है हमने हल। अब आ जाते हैं आगे और करते हैं हम भाषा की बात। तो भाषा की बात में पहला प्रश्न है हमारा, इस वाक्य को पढ़िए। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस वाक्य में होता शब्द होना क्रिया का रूप है। क्रिया क्या है? होना का क्रिया जो है वो होना है। होता जो शब्द है वो होना क्रिया के लिए यूज किया गया है। तो निम्नलिखित वाक्यों में होना क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको होना ही जो शब्द है, होता ही जो शब्द है, इस क्रिया का प्रयोग करते हुए आपको जो ये रिक्त स्थान है उनको भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
आप जब भी आते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता डैश है। क्या होता है? होती है। क्या होती है? प्रसन्नता होती है। तो हमने इसमें क्या पहले होता लिखा, फिर होना लिखा, फिर उसके बाद होती। ये हमारा होना मतलब किसी भी चीज़ को होते हुए, कुछ चीज़ एग्जिस्टेंस में है, चल रही है, कर रहे हैं, तो उसको होना लिखते हैं। चलिए, कुंभ के मेले में लाखों लोग सम्मिलित हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो क्या होगा इसका उत्तर? होंगे। पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना होता है। यह काम कल ही करना था, होना था, मतलब होना था, परंतु किसी कारण से नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से हमने ये क्रिया मतलब होना क्रिया का प्रयोग करते हुए सारे वाक्य कर लिए हैं कंप्लीट। बजाइए अपने लिए ताली। चलिए प्रश्न क्रमांक 2। तो पाठ में हिमालय शब्द हिम और आलय शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाइए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग करके बना रहे हैं हम एक शब्द। तो ये हो जाती है हमारी संधि। जब हम दो अलग अलग शब्दों को मिला करके एक शब्द बना दें तो वो हो जाती है क्या? हमारी संधि। तो हमें क्या करना है अब? देखिए, हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ होता है। आलय का मतलब क्या होता है? आलय से आप क्या अर्थ समझते हैं? घर होता है। तो इस प्रकार से बर्फ का घर हिमालय हो गया। हिमालय को क्या कहते हैं? बर्फ का घर। तो इसी प्रकार से आपको दिया गया है आलय एक शब्द और उससे पहले दिए गए हैं कुछ और शब्द। तो इनको मिला करके हमें बनाना है एक शब्द। जिस प्रकार से पुस्तकालय, तो इससे पहला जो शब्द था वो था पुस्तक, धन, आलय, तो हो जाएगा क्या? पुस्तकालय। उसी प्रकार से हम दूसरे अब हल करना शुरू करेंगे। तो भोजन, धन, आलय, जैसे भोजन, धन, आलय, ये हो जाएगा हमारा भोजनालय। अब इसी प्रकार से देव, धन, आलय करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देवालय। ठीक है। अब विद्या के साथ भी यही करने वाले हैं हम। विद्या, धन, आलय, तो ये हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। अब हमारे पास आ जाता है एक और शब्द मेघ। मेघ, धन, आलय, तो क्या हो जाएगा? मेघालय। तो क्या हो जाएगा? मेघालय। तो इस प्रकार से हमने कर लिए हैं ये कुछ प्रश्न हल, और इनको करना था बहुत ही ज़्यादा आसान। ये आपसे ज़रूर पूछे जाने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब अपने बनाए हुए शब्दों को अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आपको क्या करना है? आपने जो ये शब्द बनाए हैं इनका वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे लावण्या देवालय में पूजा करने गई है। देवालय मतलब भगवान का घर। दूसरा हिमालय, विद्यालय पे आ गए हैं हम विद्यालय जा रहे हैं। हम मेघालय पे आ गए हैं। मेघालय भारत का एक राज्य है। चौथा है हमारा, कल भोजनालय से मैंने समोसा खरीदा था। भोजनालय, यहाँ पे आ गया भोजनालय मतलब रेस्टोरेंट। हम क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? होटल या फिर रेस्टोरेंट। चलिए, पुस्तकालय में कहानियों की कई पुस्तकें हैं। पुस्तकालय के लिए आप तो हर चैप्टर में पुस्तकालय शब्द पढ़ते हैं। आपके स्कूल में भी एक पुस्तकालय होगा, मतलब कि लाइब्रेरी। चलिए, इस प्रकार से हमने कर लिया है इन प्रश्नों को हल और इनके वाक्यों में प्रयोग। मैं आशा करती हूँ अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा। नीचे गंगा नदी के दृश्य में कुछ शब्द लिखे गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। आपको क्या लिखना है? एक अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है इन शब्दों का
प्रयोग करते हुए। जैसे हमारे पास क्या क्या शब्द है, जल है, प्रसिद्ध है, शांत है, औद्योगिक है, गौमुख है, निर्मल है, पवित्र है, हिमालय है, तट है, तीर्थ है, नगर है, चमकीला है। अब हमको इन शब्दों का यूज़ करना है और क्या करना है, एक लिखना है अनुच्छेद, एक लिखना है पैराग्राफ। तो चलिए हम लिख लेते हैं एक अनुच्छेद इस पर। जैसे गंगा नदी भारत की एक पवित्र नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय के गौमुख नामक स्थान से होता है। यह नदी उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर बहती है और अनेक तीर्थ स्थानों को छोड़ती है। गंगा का निर्मल और चमकीला जल लोगों को आकर्षित करता है। गंगा तट पर बसे कई प्रसिद्ध नगर जैसे हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ का बहुत वातावरण शांत है। यह नदी कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में भी उपयोगी है क्योंकि इसका जल सिंचाई और उद्योगों में काम आता है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतवासियों की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। इसके जल को लोग अमृत के समान मानते हैं। गंगा का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने किया पूरा उन शब्दों को, जो शब्द हमको दिए गए थे उनका प्रयोग करके हमने लिख दिया है एक अनुच्छेद। अनुच्छेद लिखना सबसे आसान कार्य है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में भी दिए गए होंगे कुछ शब्द और उनका प्रयोग कर कर हमें करना है क्या, हमें लिखने हैं अनुच्छेद। हमें एक बस कहानी की तरह लिख देना है जो भी शब्द हमें दिए गए हैं। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपको किस प्रकार से यह अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हम हमारे अगले प्रश्न। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे कर में लेखनी है। अब यहाँ पहले वाक्य में कर शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में किया गया है। मतलब कर, हम बोलते हैं कि तुम ये करो, ये कर, वो कर, तो हम क्या, ये क्रिया है कि ये काम करना है, तो क्रिया के रूप में हुआ है। तथा दूसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ हाथ है। आपके हाथ को भी, जो आपका हाथ है उसको भी कर कहते हैं। तो कर का एक अन्य अर्थ टैक्स भी होता है। कर हम क्या कहते हैं, आपका जब इनकम टैक्स होता है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स होता है उसको हम कर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अलग अलग वाक्यों में प्रयोग के कारण एक ही शब्द के विभिन्न विभिन्न अर्थ हो जाते हैं या हो सकते हैं। अब आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक और अन्य स्रोतों से ऐसे शब्दों की एक सूची तैयार कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब आपको क्या करना है कि आपको ढूंढने हैं कुछ ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ हो। जैसे कि हमने कर देखा, कर मतलब एक क्रिया भी है, कर का मतलब होता है आपका एक टैक्स भी हो जाता है, तीसरा अर्थ आपका हाथ भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसे कई सारे हिंदी शब्द हैं जिनका एक अर्थ से कई ज़्यादा अर्थ भी होते हैं और इनको हमें क्या करना है, ढूंढ के सूची बनाना है। तो देखिए, चलिए हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि उत्तर, ये जो पहला शब्द है उत्तर, इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। एक दिशा, एक उत्तर जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर मतलब क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन भी होता है। उत्तर का अर्थ एक जवाब भी होता है, हल होता है। उसके बाद मधु, मधु जो हमारा दूसरा शब्द है, जैसे मधु, हमने मधु शब्द लिया, मधु का अर्थ शहद भी होता है, जो शहद हनी, हम जिसको हम हनी कहते हैं। इसके अलावा वसंत ऋतु को, वसंत जो ऋतु होती है, वसंत का जो मौसम होता है, स्प्रिंग सीजन जो होता है, उसको भी हम मधु कहते हैं। तीसरा है हमारा पत्र, पत्र को क्या कह सकते हैं, उसका और क्या अर्थ होता है, चिट्ठी। और उसके अलावा पत्र मतलब पत्ता,
एक पत्ता भी जो है उसको भी हम पत्र कहते हैं और कागज को भी हम पत्र कह सकते हैं। इसके अलावा अब हम अगले शब्द पे आ जाते हैं। हमारा अगला शब्द है पद। पद क्या होता है? पैर भी होता है, चरण भी होता है और उपाधि भी होता है। किसी को कोई डेजिग्नेशन का हम कहते हैं तो वो भी उपाधि। उपाधि से आप क्या समझते हैं? कोई डेजिग्नेशन। तो पद उसका भी उसकी जगह भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब पांचवा शब्द देख लेते हैं, बाल। बाल का अर्थ भी क्या और क्या क्या हो सकता है? बाल बालक भी होता है, मतलब एक लड़का, छोटा लड़का। आपके केश, मतलब आपके जो बाल होते हैं उसको भी हम बाल कहते हैं। केश बाल एक ही बात है। चलिए, इसके अलावा छठा शब्द है हमारा आराम। तो आराम क्या होता है? बाग भी हो सकता है और विश्राम भी हो सकता है। रोग का दूसरा का दूर होना भी हो सकता है। अगर आप आराम कर रहे हैं, मतलब आप रेस्ट कर रहे हैं, तो भी आपसे कह सकते हैं कि ये हम आराम कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं। और आराम हम रोग का दूर होना, मतलब किसी भी बीमारी का दूर होना भी आराम कह सकते हैं। अब फल। फल किस चीज़ के लिए और हो सकता है यूज़? फल लाभ के लिए भी, मतलब कोई आउटकम हो उसके लिए प्रयोग करते हैं। मेवा, मतलब कोई आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आपके फल होते हैं। और जो रिजल्ट होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? जो आउटकम होता है उसको भी हम फल कहते हैं, मतलब नतीजा। चलिए, आठवां शब्द है हमारा मत। मत का मतलब एक होता है राय देना, मतलब आपका क्या मानना है, तो उसको भी हम वो कहते हैं, मत कहते हैं। उसके अलावा जो हम वोट देते हैं, जो वोट देने के लिए चाहते हैं, आपके मम्मी पापा चाहते होंगे, तो उसको भी हम मत कहते हैं। और उसके अलावा मत एक संप्रदाय भी कह सकते हैं, एक जो कैटेगरी होती है उसको भी हम मत कहते हैं। उसके अलावा अब आ जाते हैं हम अगले शब्द पे, वो है स्नेह। स्नेह किन किन चीज़ों को कह सकते हैं? प्रेम, तेल और चिकनाहट। चिकनाहट को भी स्नेह कहते हैं, तेल को भी स्नेह कहते हैं और प्रेम को भी स्नेह कहते हैं। अब आ जाते हैं कनक पे, हमारा आखिरी शब्द कनक। कनक का अर्थ होता है सोना। सोना मतलब सोने वाला, जो हम ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड, उसको हम सोना कहते हैं। धतूरा। धतूरा एक प्रकार का एक आपने कभी देखा होगा मंदिरों में, या फिर एक ऐसा फल रहता है, फल भी तो नहीं कह सकते, एक पौधे का एक फल रहता है, खाते नहीं हैं हम उसको, उसमें कांटे लगे होते हैं बहुत सारे, तो वो धतूरा कहलाता है। धतूरे को भी कनक हम कहते हैं। और गेहूँ। गेहूँ जो हम जिस चीज़ की हम रोटी खाते हैं गेहूँ की, उसको भी हम क्या कहते हैं? कनक कहते हैं। तो यहाँ बना ली है हमने एक लिस्ट। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ नोट डाउन भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, क्या है अब हमें क्या करना है? इनका थोड़ा सा हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। देखिए, एक दिशा है तो राधा का घर उत्तर दिशा में है। दूसरा क्या है? जवाब है तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। तो पत्ता है तो हमने पत्र देखा था, पेड़ से पत्र गिर रहे हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा वाक्य में प्रयोग। अब चिट्ठी, आज मुझे पिताजी का पत्र मिला। हमने यहाँ पे दोनों जगह पे क्या किया? हमने यहाँ पे किया पत्र का प्रयोग। क्या? पत्र शब्द का प्रयोग। अब ये गेहूँ, भंडार घर में कनक है, कनक भरे हैं। यहाँ पे हम गेहूँ का प्रयोग करें। गेहूँ जो है शब्द है उसको हमने क्या देखा था? कनक के तौर पे देखा था। तो भंडार घर में कनक है और यहाँ पे कनक ही सोने के लिए प्रयोग है। यहाँ आभूषण, यह आभूषण कनक का बना है, मतलब सोने का बना है। इस प्रकार से आप अन्य वाक्य स्वयं बनाने का प्रयास करें। अब आपको क्या करना है? आपको दे दिए हैं एक लिस्ट हम लोगों, और उसके बाद आपको क्या करना है? इस प्रकार से बनाने हैं वाक्य। चलिए, अब आपको जो लिखने हैं ये उत्तर, वो होंगे आपकी समझ और अनुभव पे। तो प्रश्न पहला हमसे कहता है, गंगा नदी के साथ तीर्थ स्थलों से जुड़ने का क्या कारण हो सकता है?
अब गंगा नदी के साथ तीर्थ स्थलों का जुड़ने का क्या अर्थ हो सकता है, इसका उत्तर हम देखेंगे। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदी में से एक माना जाता है। गंगा नदी राजा भागीरथ की तपस्या के कारण धरती पर आई थी। अतः गंगा की पवित्रता के कारण ही अनेक तीर्थ स्थल उससे जुड़े हो सकते हैं। तो हमारे पास ये उत्तर आ गया है कि क्यों तीर्थ स्थल गंगा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजा भागीरथ ने तपस्या की थी उस वहाँ पे किनारे पर, और तपस्या के कारण ही गंगा जो नदी है वो धरती पर आई थी। अब ऐसा माइथोलॉजी में कहते हैं, ये हमारी सिर्फ कहानियाँ हैं, ऐसी सच्चाई तो कुछ है नहीं, निकली तो वो कहाँ से, ग्लेशियर से ही है। तो इस प्रकार से हमें तीर्थ स्थल क्यों है, हम उस प्रकार से उसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि नदियाँ दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती रहेंगी तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि नदियाँ दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती रहेंगी, तो मतलब कोई उसमें सफाई नहीं है, दिन पे दिन वो और ख़राब होती जा रही हैं और प्रदूषित होती जा रही हैं, तो इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, यदि नदियाँ दिन प्रतिदिन दूषित होती रहेंगी तो इससे हमारे स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक संतुलन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। नदियों में रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, इसके साथ ही खेती पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रदूषित जल पीने या उसे नहाने से अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे हैजा, अतिसार, टाइफाइड आदि हो सकता है। अब आप जानते होंगे कि अगर आप दूषित जल पिएंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा। पहली बात तो आप बीमार होंगे, आपकी स्किन पे प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी त्वचा जो है वो खराब होगी। तीसरा क्या होगा, जिस जल में जो कुछ जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि कई सारे जीव जंतु हैं जो जल में रहते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई, टर्टल हो गए, और भी कई सारे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वो नष्ट हो जाएंगे, उनकी भी सेहत खराब होगी और वो मर जाएंगी, उनको अगर साफ जल नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम इस जो पानी का है यूज़ करेंगे या फिर इसका प्रयोग करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और हो सकता है कि फिर अगर हमें साफ़ पानी ना मिले तो हम जी ही ना पाएँ। तो पानी के बिना जीवन नहीं है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। पाठ में कानपुर को भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कहा गया है। यहाँ औद्योगिक नगर से क्या आशय है, आप औद्योगिक नगर से क्या आशय समझते हैं, हम इसका उत्तर लिखेंगे। औद्योगिक नगर वह स्थान होता है जहाँ बहुत सारे कारखाने और उद्योग होते हैं। यहाँ पर लोग काम करने के लिए दूर दूर से आते हैं। इन नगरों में मशीनें, कपड़े, गाड़ियाँ, बिजली के सामान और बहुत सी चीज़ें बनाई या तैयार की जाती हैं। भारत में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, जमशेदपुर आदि नगर औद्योगिक नगर माने जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने लगे हैं। इन नगरों में रोजगार के लिए बहुत से लोग आते हैं। इन औद्योगिक नगरों में धुआं, गंदा पानी, शोर, प्रदूषण की समस्याएं भी होती हैं। तो औद्योगिक नगर मतलब फैक्ट्रीज, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हों। आपने कभी टीवी में देखा होगा कि किस प्रकार से फैक्ट्रीज काम करती हैं। अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिएगा टीवी पे कि किस प्रकार से ये दिखती हैं और किस प्रकार से ये काम करती हैं, और इनका जो पानी है, उनका जो वेस्ट है, वो किस प्रकार से शहर को दूषित करता है पहली बात, और दूसरी बात फिर पानी को भी दूषित करता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं आपकी कलाकारी पर। तो नीचे जल संरक्षण विषय पर एक चित्र दिया गया है। आप भी दिए गए स्थान पर कोई चित्र बनाकर जल संरक्षण का एक उपाय सुझाइए। आपको क्या करना है कि इस जो आपके पास एक ही कॉलम दिया गया है आपकी बुक में, आपकी पाठ्य पुस्तक में, यहाँ पे बनाना है आपको एक चित्र। पहला चित्र जैसे देखा है कि उल्टा आपको छाता दे दिया है, पानी बरस रहा है, तो उसमें पानी भर रहा है, वो पानी भर रहा है। अब आपको इस खाली स्पेस में भी बनाना है एक चित्र जिससे आप ये दर्शा सकें कि पानी संरक्षित हो रहा है, हम पानी बचा रहे हैं। तो चलिए दिए गए उपायों को ध्यान में रखकर विद्यार्थी स्वयं चित्र बना सकते हैं।
जल संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं हम आपको सजेस्ट कर देते हैं, आपको उपाय दे सकते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप चित्र बनाइएगा। उपयोग के बाद नल को बंद कर रखना, पानी जो जिससे पानी आता है नल होता है उसको बंद रखना, जल का अनावश्यक उपयोग ना करना, वर्षा जल संचयन मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, अगर आपने एसएसटी में पढ़ा हो, आपके एनवायरनमेंट की बुक में पढ़ा हो, आपके टीचर ने पढ़ाया हो, क्या कहते हैं वर्षा जल संरक्षण कैसे करते हैं, आप उसका चित्र भी बना सकते हैं। जल प्रदूषण को करने में मदद करना, जल प्रदूषण को से बचने का क्या करना, मदद करना, जल प्रदूषण को कम करने में मदद करना। तो आप इस प्रकार से कोई एक चित्र बना सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे गंगा से बातचीत। तो गंगा से बातचीत हम किस प्रकार से करने वाले हैं, आइए देखिए। गंगा अपने चमकीले रंग को मटमैला होते देखकर दुखी है। यदि आपको कभी गंगा नदी से बात करने का अवसर मिले तो आपकी क्या बातचीत होगी। आपसे अब कहा गया है कि अगर आपको कभी गंगा नदी से बातचीत करने का मौका मिले तो आप क्या बात करेंगे गंगा नदी से, और गंगा आपसे किस प्रकार से बात करेगी। तो ये कम्प्लीटली आपकी इमेजिनेशन है, आपको उस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। जैसे कि हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए बोला गया है, मैं और फिर गंगा। चलिए हम बात कर लेते हैं, एक इमेजिनेशन। आप किस प्रकार से बात करेंगे, हम कुछ वाक्य लिख लेंगे। मैं कहता हूँ, नमस्ते गंगा मैया, आप इतनी उदास क्यों हैं। तो गंगा कहती हैं, बेटा क्या तुमने नहीं देखा, मेरा चमकीला और निर्मल जल अब मटमैला हो गया है। मैं कहती हूँ, हाँ गंगा मैया, आपने सही कहा, लोग आपको गंदा कर रहे हैं, प्लास्टिक, कचरा और गंदा पानी बहाकर। गंगा कहती है, हाँ सही कह रहे हो। मैं कहती हूँ, गंगा मैया, मैंने पढ़ा है कि आपके जल को दूषित करने से हम बीमार हो सकते हैं, क्या ये सच है। गंगा कहती हैं, हाँ बिल्कुल सच है, मानव का जीवन जल के बिना संभव ही नहीं है। गंगा फिर कहती हैं, तुम सब इस विषय में सोच क्यों नहीं रहे हो। मैं कहती हूँ, गंगा मैया, हमने सोचा है, रविवार को सभी मित्र मिलकर आपके तट को साफ करेंगे। गंगा कहती है, क्या तुम सच में ऐसा करोगे। मैं कहूँगी, हाँ मैया, हम लोग कचरा नहीं डालेंगे, दूसरों को भी समझाएंगे और साफ सफाई अभियान चलाएंगे। तो गंगा कहती हैं, तो फिर मुझे उम्मीद है अगर बच्चे जागरूक होंगे तो बड़े भी सुधरेंगे। धन्यवाद बेटा। मैं कहती हूँ, धन्यवाद आपको गंगा मैया, हम मिलकर आपको फिर से निर्मल और पवित्र बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से की गंगा मैया से कुछ बातें, ये हमने एक कॉन्वर्जेशन बना ली, एक बातचीत बना ली है। अब आप हो सकता है कि आपके मन में कोई और ख्याल हो, कोई और बात हो गंगा मैया से करने के लिए, तो आप ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार से आपको बात करनी है और लिखना है। चलिए आ गए हैं हम पुस्तकालय और एवं अन्य स्रोत पर। इस बार आपसे पुस्तकालय में आपको क्या ढूंढना है, देख लेते हैं। पुस्तकालय, विद्यालय के पुस्तकालय अभिभावकों तथा अन्य स्रोतों से गंगा की सहायक नदियों के बारे में पता लगाइए। साथ ही यह भी पता कीजिए कि उनका उद्गम स्थान कौन सा है और उनके किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध नगर स्थित हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से जो और भी नदियां हैं इस देश में और उनके उद्गम स्थान कौन कौन से हैं। जैसे गंगा की सहायक नदियां, जैसे यमुना है, यमुना जो है उनकी सहायक नदी है, मतलब साथ में आकर मिल जाती है और गंगा को और बड़ा बना देती है। उसका उद्गम स्थल क्या है, यमुनोत्री, और उनके किनारे बसे कौन कौन से नगर हैं, दिल्ली, आगरा, मथुरा, प्रयागराज। उसके अलावा कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, वो है घाघरा, और वो कहाँ से निकली है, नेपाल के रास्ते में, तिब्बत में। ये है मापचाचुंगो नदी, मापचाचुंगो नदी के से वहाँ का तिब्बत में उनका क्या है, यहाँ से उनका उद्गम स्थल है। इसके बाद इनके किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं, बहराइच, फैजाबाद, बलिया, ये जो है ये कुछ शहर हैं जिनके किनारे बसे हैं।
इसके अलावा कौन है और कौन सी नदी है जो सहायक नदी है, वो है गंडक। गंडक कहाँ है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, नेपाल की धौलागिरी पर्वतमाला में। नेपाल में जो हिमालय का कुछ हिस्सा है वो है धौलागिरी पर्वतमाला, वहाँ से इनका उद्गम हुआ है। इनके किनारे बसे जो कुछ शहर हैं वो हैं बेतिया, मोतिहारी और हाजीपुर। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी अगली नदी पे, वो है कोसी। वो निकली है तिब्बत के पास हिमालय से, नेपाल से होकर, और उसके किनारे जो बसे हैं सुपौल, सहरसा और खगड़िया, ये हो जाएंगे हमारे कुछ शहर। अब आ जाते हैं हम अगली नदी पे, वो है सोन नदी। वो कहाँ से निकली है, अमरकंटक पठार से, मध्य प्रदेश में। और उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, वो है डेहरी ऑन, सोन, आरा और पटना। इसके अलावा एक और नदी है गोमती। गोमती कहाँ से निकली है, पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से। उसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। उसके बाद है दामोदर। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकली है झारखंड में। और धनबाद, बोकारो और आसनसोल ये शहर उसके किनारे बसे हुए हैं। रामगंगा वो है कुमाऊं की पहाड़ियों से, उत्तराखंड में से निकली है कुमाऊं की पहाड़ियों से। और मुरादाबाद और बरेली, कन्नौज, ये जो हैं कुछ शहर बसे हुए हैं। तो हमने देख ली है एक लिस्ट कौन कौन सी जो नदियां हैं वो निकली हैं, जो सहायक नदी हैं गंगा की, कहाँ कहाँ से उनका उद्गम स्थान है, मतलब वो कहाँ से निकली हैं, और कौन कौन से जो शहर हैं उनके किनारे बसे हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नदियों को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पता कीजिए। इसके लिए आप पुस्तकालय, शिक्षकों, अभिभावकों एवं अन्य स्रोतों की मदद ले सकते हैं। तो आपको क्या अभियान के नाम लिखने हैं। अभियान के नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे नमामि गंगे योजना। ये नमामि गंगे योजना जो है वो गंगा को सफाई के लिए ये एक योजना बनाई गई है, एक मूवमेंट शुरू किया गया है। इसको चलिए भारत सरकार द्वारा ही लेके आए गए हैं। इसके अलावा है यमुना एक्शन प्लान, जल शक्ति अभियान, गंगा एक्शन प्लान और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और अमृत योजना। तो इस प्रकार से हो जाता है हमारे कुछ हमने जो योजनाएं देखी। उसके अलावा है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और अमृत योजना। ये हो गई हैं हमारी सारी योजनाएं। आप इसको लिख लीजिएगा, इसकी लिस्ट बना लीजिएगा। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे ये क्या है, कि आपके लिए कंप्लीटली आपकी नॉलेज के लिए है, आपकी ज्ञान की वृद्धि के लिए है। आप जितना किसी चीज़ के बारे में जानते हैं आप उतने स्मार्ट होते चले जाते हैं। आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी भी चाहिए और आपको पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने बारे में जानेंगे, अपने देश के बारे में जानेंगे और ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे, आपका दिमाग और शार्प होता जाएगा और आपके अंदर वो अवेयरनेस भी आती चली जाएगी। तो चलिए आ जाते हैं हम अब इस पाठ के एकदम आखिरी हिस्से पे। आपके पास दी गई है एक छोटी सी कहानी, एक तरीके से वार्तालाप ही है। इसको हम क्या कहते हैं, इसका शीर्षक क्या है, यह है गगनयान। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है कि इससे जुड़े हमें कुछ प्रश्न उत्तर करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम बस पढ़ेंगे और जानेंगे, कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। तो गगनयान में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कक्षा में अध्यापिका का प्रवेश और सभी विद्यार्थियों द्वारा अभिवादन। अब ये क्या है, एक प्रकार से बातचीत ही है गगनयान के ऊपर। गगनयान क्या है, गगनयान होता है जब भी आपके आसमान में, आपने देखा होगा अंतरिक्ष में कोई भी एक ऐसा कोई चीज़ जाए, कोई स्पेसशिप जाए या फिर कुछ और भी चीज़ जो आपके यूनिवर्स में जाए, क्या आसमान के परे जाए। हमने देखा है कि कई सारी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कहाँ पे अंतरिक्ष में घूमती हैं। तो इसी प्रकार से गगनयान का है जिसमें एक कोई व्यक्ति जाए ऊपर, स्पेसशिप में जाए। तो हम उसके बारे में ही थोड़ी बात करने वाले हैं। चलिए सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका कहती हैं सुप्रभात बच्चों,
कक्षा 3 में हमने चंद्रयान को जाना और कक्षा 4 में आदित्य L1 के साथ सूर्य से भी भेंट कराए। आशा है कि ये दोनों यात्राएं आप लोगों को आनंदमयी लगी होंगी, अध्यापिका कहते हुए मुस्कुराती है। ये बात क्या कह रही हैं? अध्यापिका बच्चों से बात कर रही हैं। शर्मिला, ये एक बच्ची है। जी अध्यापिका जी, मैंने तो कल्पना में भी अपना अंतरिक्ष विमान भी सोच लिया है। ये कहती हैं मैंने तो कल्पना में अपना अंतरिक्ष विमान भी सोच लिया है। तो कुछ विद्यार्थी कहते हैं सच, हमें भी दिखाओ। कक्षा में बातचीत होने लगती है। अध्यापिका कहती हैं क्या बात है? आपने टैब चालू करते हुए कहती हैं आज भी हम एक अनोखा यान के बारे में जानने वाले हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज हम किस नए यान के बारे में जानेंगे? साधना कहती है अध्यापिका जी, क्या हम तारायान के बारे में जानेंगे? राकेश कहते हैं शायद बादलयान। दीक्षा कहती है मेरा मन तो कहता है कि आप शनियान की बात करने वाली हैं। सानिया कहती हैं और मेरा अनुमान है कि मंगलयान की बात होने वाली है। मनोहर कहते हैं कि अध्यापिका जी, मुझे लग रहा है कि हम शुक्रयान की बात करेंगे। अशरफ कहता है और मुझे लगता है कि आप आज आकाशयान के बारे में बताएंगी। मैं गर्मियों में जब रात को घर की छत पर सोने के लिए सोता हूँ तो तक आकाश को देखता हूँ, एक तक आकाश को दिखता रहता हूँ। गांव में तो बहुत से तारे भी दिखाई देते हैं। तो अध्यापिका जी कहती हैं बहुत सुंदर बात कही है अशरफ, बहुत सुंदर बात कही है अशरफ। तो रत्ना कहती है उत्साह से अध्यापिका जी, मैं भी जब बादल देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उन पर चढ़कर आकाश की यात्रा कर आऊं। तो अध्यापिका कहती हैं लगता है आप सब बच्चे सभी ग्रहों की यात्रा करना चाहते हैं, पर आज हम जिस यान के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गगनयान। अशरफ का अनुमान लगभग सही तो था। तो बताइए, तैयार हैं आप जानने के लिए? तैयार हैं आप जानने के लिए अध्यापिका ऐसा कहती हैं। विद्यार्थी कहते हैं उत्साह एवं ऊर्जा से जी हाँ। डोलमा कहते हैं अध्यापिका जी, मेरा मन तो करता है कि मैं कई प्रकार के यानों के बारे में जानूं। और उतने में ही क्या सतविंदर कहते हैं अध्यापिका जी, इसका मन तो यह भी करता है कि ये सब यानों में बैठकर दूर दूर तक घूम आए। कुछ बच्चे हंसते हैं। ये कुछ बातचीत जो हो रही है कक्षा में हो रही है। अब अध्यापिका जी हंसते हुए कहती हैं अच्छा ये बात है, हो सकता है आप में से ही कोई वैज्ञानिक बने और किसी यान में बैठकर जाए, हो सकता है। तो संदीप कहते हैं अध्यापिका जी, मैंने गगनयान के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सुना है। सभी विद्यार्थी कहते हैं हमने भी गगनयान के बारे में कभी नहीं सुना। अब क्या अध्यापिका कहेंगी बच्चों, हमारे देश के वैज्ञानिक इस यान के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। आशा है कि यह मिशन शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। तो मतलब क्या कह रही हैं यहाँ पे अध्यापिका कि हमारे जो देश के जितने भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इसको बनाने के काम में लगे हुए हैं और ये जल्द ही बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो साधना कहती हैं अध्यापिका जी, यह गगनयान क्या करेगा? विजय पूछते हैं अध्यापिका जी, गगनयान हमें आकाश में घुमाएगा क्या? बड़े सवाल हैं बच्चों के पास। अध्यापिका कहती हैं नहीं बच्चों, गगनयान हम संपूर्ण अंतरिक्ष की यात्रा कराएगा। इसका उद्देश्य मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना है। अंतरिक्ष में ऐसे एक यान में अंतरिक्ष में किसी मनुष्य को उसमें बैठा के, किसी इंसान को बैठा कर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो पीटर कहते हैं अध्यापिका जी, मनुष्य तो पहले भी अंतरिक्ष में जा चुका है और जा रहे हैं, मेरी माता जी ने मुझे बताया था। अध्यापिका कहती हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, किंतु गगनयान मिशन भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है। इसमें 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। अब अध्यापिका यहाँ कहती हैं जो गगनयान है हमारा, ये ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा कुछ नहीं हो चुका है कि अंतरिक्ष में नहीं गए हैं, कोई भी यान नहीं गए हैं या फिर लोग नहीं गए हैं, परंतु हमारे देश से आज तक कोई यान नहीं गया है, कोई गगनयान नहीं गया है जिसमें इंसान खुद ब खुद ही गया हो अंतरिक्ष में। देखिए हमारे देश का पहला मिशन है जिसमें 3 लोगों को भेजा जाएगा और
उसके बाद उनको सेफली समुद्र में से उतारा भी जाएगा, मतलब समुद्र में ही उतारा जाएगा, क्योंकि ज़मीन पे नहीं उतार सकते। इतनी तेज़ स्पीड से कोई भी सैटेलाइट या फिर कोई भी यान, जो गगनयान होता है, कोई भी स्पेसशिप होती है, वो नीचे आती है। तो आप देख सकते हैं, आप अगर देखना चाहें तो गगनयान डाल करके यूट्यूब पे देख सकते हैं किस प्रकार से ये काम करते हैं, स्पेसशिप काम करते हैं, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। अब सानिया पूछती हैं, अच्छा ये भारत का पहला यान होगा जो मनुष्य को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा? तो अध्यापिका कहती हैं, बिल्कुल सही। यदि भारत ने सफलतापूर्वक गगनयान तैयार कर लिया तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप भी खुले आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर पाएंगे। मुस्कुराती हैं और यह सुनकर बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। अब यहाँ पे अध्यापिका ने क्या कहा कि यह हमारे देश का पहला यान होगा, तो जाएगा। अगर ये सफल हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, हमारे देश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, और फिर आप भी आकाश में उड़ते हुए पंछी की तरह देख पाएंगे दुनिया को। अब अशरफ कहते हैं, अध्यापिका जी गगनयान में सबसे पहले कौन अंतरिक्ष में जाएगा? अध्यापिका बताती हैं, गगनयान मिशन 3 चरणों में विभाजित है। पहले 2 चरण मानव रहित होंगे तथा तीसरे चरण में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। मतलब पहले 2 चरण होंगे, 3 फेजेस में होगा। पहले चरण होंगे उसमें मानव को नहीं भेजा जाएगा, इंसान को नहीं भेजा जाएगा, परंतु तीसरे चरण में क्या होगा, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। साधना कहती हैं, तो क्या पहले चरण में खाली यान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? अध्यापिका कहती हैं, नहीं, पहले चरण में व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब व्योम मित्र क्या होता है? एक किस्म से आप देख लीजिए, एक कोई पुतला हो जाएगा या फिर कोई नकली स्टैच्यू हो सकता है। तो मनोहर कहते हैं, ये व्योम मित्र कौन है अध्यापिका जी? अब इनका सवाल भी यही है। तो इसरो, अध्यापिका कहती हैं कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब इसरो का जो फुल फॉर्म है क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने व्योममित्र नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक डुप्लीकेट, एक पुतला जो एक रोबोट हो सकता है, रोबोट बनाया है, जिसे गगनयान मिशन के अंतर्गत पहले चरण में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बच्चे ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में सुनकर चकित हो जाते हैं। तो राकेश पूछता है, आश्चर्य से, बहुत ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट है, इस परीक्षण में उन्हें क्या क्या सिखाया जाएगा? वहाँ तो चलने के लिए भूमि भी नहीं होगी, खाने के लिए घर का भोजन भी नहीं होगा, वे लोग कहाँ कैसे रहेंगे? तो उसके सवाल तो बहुत जाहिर से हैं। तो अध्यापिका कहती हैं, हंसते हुए कहती हैं, इस परीक्षण में 3 यात्रियों को अंतरिक्ष के वातावरण में रहने के कौशल सिखाए जाएंगे। मतलब अंतरिक्ष में कैसे रहा जाता है ये सिखाया जाएगा। तो दीक्षा कहती हैं, अध्यापिका जी गगनयान कब अंतरिक्ष में जाएगा? तो अध्यापिका कहती हैं, टीचर कहती हैं, इसके लिए हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। अगले वर्ष जब आप नई कक्षा में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, तब गगनयान भी अपनी कक्षा में संभवतः स्थापित हो चुका होगा। तो क्या है, हमने यहाँ पे इस पूरी बातचीत में, अध्यापिका और बच्चों की बातचीत में जाना कि गगनयान क्या है, गगनयान कब जा रहा है, कितने लोगों के साथ जा रहा है। अगले वर्ष तक हो सकता है, जब आप अगली कक्षा में पहुँचे तब तक गगनयान स्पेस में चला गया हो, तब अंतरिक्ष में चला गया हो और अपनी कक्षा में बैठा। मतलब कक्षा से क्या अर्थ है यहाँ पे, दूसरा अर्थ क्या है, मतलब अपनी जगह पे, अपने स्थल पर चला गया हो, अपने स्पेस में चला गया होगा। तो यहाँ से हमने जाना गगनयान के बारे में, जो हमारे भारत के इसरो का जो एक बड़ा अनुसंधान, मतलब एक नया प्रोजेक्ट है जो लॉन्च होने जा रहा है। तो इसको देखने के लिए एक्साइटेड ज़रूर रहिएगा, बहुत ज़्यादा उत्साह की ज़रूरत तो है ही। आपने अभी जान लिया है तो आपका मन तो विचलित होगा कि कब हमें इसके बारे में और अपडेट्स मिलेंगी। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, कार्य प्रगति पर है, तो बिल्कुल सर्च करते रहिए और अपडेट बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे भी जानिए। अब आपको बताया जा रहा है यहाँ पे AI के बारे में।
आपने एआई के बारे में काफ़ी सारी बातें अभी तक सुनी भी होंगी, लेकिन आइए आते हैं और पढ़ते हैं कि आपको क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो आजकल आप लोगों ने एआई का नाम बहुत सुना होगा। इसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में इसे कृत्रिम मेधा कहा जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे अंतर्गत कंप्यूटर अथवा मशीनों में मानवीय सूझबूझ की प्रणाली को डाला जाता है। मतलब एक इंसान जिस प्रकार से सोचता है, उसकी सोचने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, उसके दिमाग का पूरा इंटेलिजेंस जो है इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें डाला जाता है। इस तकनीक के कारण कोई भी मशीन किसी मनुष्य की तरह सोच समझ सकती है। वह आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों अथवा जिज्ञासाओं के उत्तर दे सकती है। इतना ही नहीं, वह विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ किसी रचनाकार की तरह कविता या कहानी भी रच सकती है ना ये अद्भुत। आप भी पुस्तकालय, शिक्षक, अभिभावकों एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से इसके उपयोग और सीमाओं के बारे में पता कीजिए। अब आपके लिए एक टास्क है, आपके लिए एक काम है। आपको क्या करना है, एआई के बारे में आपको जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वो हमने पढ़ ली है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स या फिर इंटरनेट के थ्रू जानिए कि इसके क्या क्या यूज़ हैं, आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और इसके नुकसान क्या हैं, किस प्रकार से ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो आपको क्या लिखना है, इसके उपयोग और इसकी लिमिटेशन, इसकी सीमाएं लिखनी है। लिखना तो नहीं है, जानना है, जान सकते हैं आप, बिल्कुल कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम आपकी अभिव्यक्ति पे। आपके पास दिए गए हैं कुछ चित्र, आपके पास ये चित्र है। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इस पर आधारित कोई अनुच्छेद, कहानी अथवा कविता अपने शब्दों में लिखिए। आपके पास एक आखिरी पेज पे, आखिरी पृष्ठ पे दी गई है तस्वीर। इसको देख करके आपको या तो एक कविता बनानी है या तो एक कहानी बनानी है। हम देख लेते हैं एक कविता बना करके। तो ये किस प्रकार है, हरियाली की चादर ओढ़े जंगल की ये डाली है, पक्षी गाते गीत सुरीले, प्रकृति की ये लाली है, पेड़ पहाड़ झरने झरझर हर कोना एक कहानी है, हिरण हाथी बाघ वरी सबकी अपनी निशानी है। ये हमने इस चित्र का वर्णन कर दिया है। जंगल देता प्राण हमें, वायु जल और छाया, अगर बचाएं इसको हम तो सुखमय हो जीवन माया, कटते पेड़ हैं रोज यहाँ, रुकना अब जरूरी है, जंगल का मतलब जीवन है, यह बात जनहित में जारी है। तो हमने इस प्रकार से रच ली है ये कविता। आपके पास ये दी गई है, आपको दिए गई है आखिरी पृष्ठ पे, आपने तस्वीर देख ली है। इस प्रकार से हमने एक कविता रच ली है, आपकी अभिव्यक्ति है। अब आप इस पे कहानी लिखना चाहें, आप इस पे अनुच्छेद लिखना चाहें या किसी और तरीके से कविता लिखना चाहें तो इसको लिखिएगा ज़रूर। इससे आपके लिखने की प्रैक्टिस होगी और भी ज़्यादा अच्छी, आप और लेखन में अच्छे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाती है हमारी पूरी की पूरी वीणा किताब खत्म। हम आ गए हैं हमारे अंत पे। हमने कर लिए हैं 12 के 12 चैप्टर्स कंप्लीट, उसके अभ्यास प्रश्न और उत्तर के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे होती है हमारी ये जर्नी ख़त्म। अब आपसे मिलेंगे हम कब, किसी अगली कक्षा की किताब के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको सारे वीडियोस देखनी है, 1 से लेके 12 तक सारे चैप्टर्स अच्छे से फिर से रिवाइज करने हैं एग्जाम से पहले, अभी, बाद में। बिल्कुल करते रहिए और जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन से, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी दूसरी क्लास के, दूसरे सब्जेक्ट के कोई भी वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन भी विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारी ये जर्नी होती है यहाँ पे समाप्त। तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।